फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। आज हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ये किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन करता है। अ की प्रोसेस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने इससे पहले जब डाइजेशन पढ़ा तो उसमें हमने डाइजेशन में क्या सीखा कि किस तरह से फूड ब्रेक होता है, फूड को हम किस तरह से ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूलर कैसे बनाते हैं। अब उस सिंपल मॉलिक्यूलर से हम एनर्जी कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, इसके लिए इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हम करेंगे और क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा, ओके, इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हम आगे अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस देख लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है वो देखेंगे और ब्रीदिंग क्या होता है हम वो देखते हैं। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ नॉर्मली इनहेल और एक्सेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन एयर का इनहेल और एक्सेल करना, बस यही होता है ब्रीदिंग में। और उस वही ऑक्सीजन का यूज़ करके जब वही ऑक्सीजन का हम यूज़ करके ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और एनर्जी बनाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी में हम एनर्जी जब बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ओके। और अकर्षण ये कहाँ होता है, ये सेल के अंदर होता है। ये रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर लेवल पे होता है। सेल के कौन सा ऑर्गेनल में होता है ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ब्रीदिंग कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे कि लंग्स, ह्यूमन में एनिमल्स में लंग्स में होता है, एक्वेटिक एनिमल में गिल्स में होता है। एनर्जी रिलीज यस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। अभी मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी रिलीज़ होगा। और ब्रीदिंग तो एक फिजिकल प्रोसेस है। नॉर्मली हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, तो नो एनर्जी इज़ रिलीज, मतलब इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रहा है, बस इनहेल और एक्सेल हो रहा है और इसमें कोई भी केमिकली रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, ओके। तो इन्वॉल्वमेंट अब देख लेते हैं हम रेस्पिरेशन में किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है ये एनर्जी को बनाने के लिए। तो ये एंजाइम्स में इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, ओके। और हम ब्रीदिंग में अब देख लेते हैं कि इसमें मसल्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है, लंग्स, नोज, ओके, ये सब का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप्स देखते हैं। पहला तो है एरोबिक रेस्पिरेशन की किस, और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एरो वर्ड जो है उसका मतलब होता है एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेस्पिरेशन होना, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, ओके। तो रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर में किसका, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना और एटीपी बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना जो कि आपकी बॉडी से निकल जाता है, ओके। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड H2O। क्या कह रहा है कि ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है, एकदम टूट जाता है, किसमें, CO2 और H2O में ब्रोक हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन की मदद से ये जो ग्लूकोज होता है वो कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो जाता है और वहाँ से CO2 और H2O निकलता है, कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो गया। फिर एनारोबिक में हम देख लेते हैं कि ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड एंड CO2, ओके। तो एनारोबिक में क्या देखा है कि ग्लूकोज जो ब्रोक डाउन हो रहा है और वो ब्रेक होके पार्शियली ब्रेक डाउन होगा और इथेनॉल और क्या बनाएंगे, लैक्टिक एसिड और CO2 बना रहे हैं, ओके। फिर तीसरा देख लेते हैं कि तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, ओके। प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी। और फिर एग्जांपल देख लेते हैं। एरोबिक के ह्यूमंस, मोस्ट एनिमल एंड प्लांट्स आ जाएंगे और इसमें क्या आ जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वगैरह आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट के हर पार्ट में होता है। किस कैसे, ह्यूमन में क्या होता है, सिर्फ लंग्स का ही यूज़ होता है, ओके। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट वगैरह इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ लंग का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। उसी तरह से प्लांट में लेकिन क्या होता है कि लीव, स्टेम, रूट, सब पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है रेस्पिरेशन में। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, CO2 इज रिलीज थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और CO2 रिलीज होता है। ये क्या है, स्टोमेटा, इसके थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, अंदर आता है और CO2 बाहर निकल जाता है। इन लीव एंड फिर क्या लिखा है कि थ्रू स्टोमेटा इन लीव, लीव के अंदर ये होता है, ओके। लीव के अंदर जो होगा ये
होगा और लेंटिसिल जो होगा स्टमक में लेंटिसिल के थ्रू होगा। हैपन्स 24/7 बट एट नाइट, ये 24 घंटा होता है लेकिन नाइट में ओनली रेस्पिरेशन होता है अगर नॉट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और रात में सनलाइट नहीं होता है। अब हम आगे देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना ज़रूरी है। टेरेस्ट्रियल एनिमल यूज़ करते हैं लंग्स का टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ओके, टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या यूज़ करते हैं? लंग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस और मैमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो गिल्स का यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ओके, जैसे कि फिश। और इंसेक्ट्स स्पाइरकल्स और ट्रैकियल ट्यूब्स का यूज़ करता है, जैसे कि ग्रासहोपर। अब हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? नोस्ट्रिल से। ये जो पार्ट है नोस्ट्रिल, नोज को ही नोस्ट्रिल कहते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन आपने एयर इनहेल किया और नेसल कैविटी में पास हो गया। नेसल कैविटी से वो फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, मतलब यहाँ पर फूड भी आता है और एयर भी आता है। और फिर बाद में फूड पाइप में, मतलब इसोफेगस में चला जाता है, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा। और ये जो एयर है वो विंड पाइप में, मतलब ट्रेकिया में पास हो जाता है। ओके, तो अब देख लेते हैं फेरिंग्स से पास होगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स को कहते हैं और फिर वहाँ से वो ट्रेकिया में पास हो जाएगा, जो कि ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। ओके, और ट्रेकिया में ये इस तरह से सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं जो एयर को कोलैप्स होने से रोकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे फिर वो आगे जो ट्रेकिया है फर्दर 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब वो ब्रोंकाई आगे फर्दर और स्मॉलर से स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और फिर उसके बाद जब एयर लास्ट कहाँ चला जाएगा? एल्वियोलाई में। यहाँ पर जूम करके बताया है कि एल्वियोलाई किस तरह से दिखता है। सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब किस तरह से अंगूर के गुच्छे होते हैं उस तरह से ये नज़र आता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना रहता है, इसके लिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर जो एल्वियोलाई के सराउंडिंग पूरा कैपिलरी नेटवर्क रहता है। ओके, यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर से समझ आएगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेसल कैविटी, द एयर पैसेज थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। ओके, तो ये नेसल कैविटी को क्यों मेंशन किया? यहाँ पर हेयर लाइक फाइन हेयर्स प्रेजेंट होंगे जो नोस्ट्रिल में प्रेजेंट होंगे, जो भी एयर के साथ डस्ट आ रहा है उसको वो क्या करेंगे? फिल्टर आउट कर देंगे। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विद म्यूकस विच हेल्प इन द प्रोसेस एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। ओके, और म्यूकस भी प्रेजेंट होगा, जो भी डस्ट आएगा उसको ट्रैप कर लेंगे और बॉडी से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद एयर हमारा चला जाएगा फेरिंग्स में। अभी मैंने आपको बताया फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ओके, फिर फूड चला जाएगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स से ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेकिया में। देखो यहाँ पर आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा कि ट्रेकिया दिखता कैसा है और किस तरह से वो सी शेप कार्टिलेज से सराउंड उसके होता है, उसकी रिंग्स जो होती हैं। ओके, तो ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। क्या लिखा है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट रहता है डेट इंश्योर द एयर पैसेज डज नॉट कॉलेप्स। वो ये देखता है कि एयर का जो ये पैसेज है वो कॉलेप्स ना कर जाए। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है ब्रोंकाई आ जाता है। ब्रोंकाई ट्रेकिया डिवाइड इनटू अ 2 ट्यूब्स, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और फिर लास्ट में ब्रोंकियल का एंडिंग पार्ट है, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि गैसेस एक्सचेंज के लिए कौन सा पार्ट इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एल्वियोलाई का इन्वॉल्वमेंट होता है। बाकी सब में सिर्फ ट्रांसफ़र होता है और मेन जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है इस एल्वियोलाई के थ्रू होता है। सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, इसके सराउंडेड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। देख सकते हो कि एल्वियोलाई के सराउंडिंग किस तरह से कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। ओके, बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई। बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हो कि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहा होगा वो एल्वियोलाई है। सिंगुलर में एल्वियोलस कहते हैं। द एल्वियोलाई प्रोवाइड सरफेस, एल्वियोलाई वो सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसफ़र हो सके, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा सके। ओके, द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। अब कैपिलरी नेटवर्क, आप इसके आजू बाजू जो ये कैपिलरी नेटवर्क देख रहे हो वो आर्टरी और वेन से
कैपिलरी नेटवर्क फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज विद इन एल्वियोलाई। जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर बन रहा है, बाई प्रोडक्ट जो उसका बन रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से जो बाहर जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, यही कैपिलरी और एल्वियोलाई में ये एक्सचेंज होगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्रॉम लंग्स टू सेल। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है लंग से सेल में। इन द लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल आर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड थ्रू एल्वियोलर वॉल। ओके, तो ऑक्सीजन क्या होगा कि इनहेल किया जाएगा फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट से और एयर जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। डिफ्यूज़ का मतलब क्या है, फ्रॉम मतलब अभी आउटर ओके एनवायरनमेंट में एयर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा। तो जब भी कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर होती है उसी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। तो यही लिखा है, ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर डिफ्यूजेस। क्या होगा कि जब हम इनहेल करते हैं एयर में से ऑक्सीजन को, वो डिफ्यूज़ होगा मतलब हायर कंसंट्रेशन से एयर लोअर कंसंट्रेशन में इनटू द ब्लड थ्रू द एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलर वॉल के थ्रू, जो यहाँ पर एल्वियोलर वॉल रहता है उसके थ्रू ये ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड वेजल्स में। फिर ब्लड के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो उस ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, नहीं तो वो ब्लड लिक्विड है उसमें वो इजीली फ्लो होकर और हमारी पूरी बॉडी को, हमारे पूरे सेल्स को नहीं मिल सकेगा। इसके लिए हमारे ब्लड वेजल्स में एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं हम RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है उसके ये किस तरह से दिखता है ये आप देख सकते हो। इसका जो ये डायग्राम बनाया है यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया वो देख सकते हो आप। उसमें हीमोग्लोबिन होगा, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ने की कैपेसिटी रखता है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है और बना देता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पूरे ब्लड वेसल्स में घूमेगा और घूम के जहाँ भी किसी भी टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल को ज़रूरत है वहाँ जाके वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और खुद अब वो क्या करेगा, अकेला नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पे बैठाएगा, बाइंड करेगा और फिर से वो घूमते घूमते कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा और लंग्स उसको फिर लंग्स के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और फिर से वो ब्लड में आ जाएगा ऑक्सीजन को लेके। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड क्या लिखा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रेवल वाया ब्लड वेजल्स टू द ब्लड टिश्यू। अभी मैंने आपको जो बताया वही लिखा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जब वो बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो ट्रेवल करता है ब्लड वेजल्स के अंदर, फिर वो ब्लड टिश्यू जो भी टारगेट ऑर्गन टिश्यू है वहाँ वो चला जाएगा, फिर ऑक्सीजन को रिलीज करेगा नियर द सेल के पास वेर इट इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन एट द सेल। अब सेल में क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द सेल, ऑक्सीजन सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के ब्रेकिंग डाउन के लिए वो रिलीज हो जाएगा और रिलीज एनर्जी को रिलीज करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अब बाई प्रोडक्ट जो उसके साथ मतलब वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक करेगा ग्लूकोज को और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट बनाया है और एनर्जी और H2O ओके ये जो बना है तो ये एनर्जी तो बॉडी यूटिलाइज कर देगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट बना है वो डिफ्यूजेस बैक इनटू द ब्लड फॉर रिमूवल। ओके, अब हम देख लेते हैं ये जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसको हम किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम देखते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का बना हुआ है। ओके, वो ब्रेक हो जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा जिसको हम पायरूवेट कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ये सब कुछ होगा। तो ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरूवेट बनने का और एनर्जी बनने का, तो ये प्रोसेस तो सब में चलेगा, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो एरोबिक हो, चाहे वो एनएरोबिक हो, यहाँ तक सब में चलेगा। ओके, फिर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो क्या होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये फंक्शन चलेगा, ये दोनों जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। ओके, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो वो रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में साइकिल चलेगी एक और उसके थ्रू वो एनर्जी बनाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा कि जो ये ग्लूकोज है, अब जो ये पायरूवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा कि अब ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वाटर और एनर्जी रिलीज करेंगे। ओके, फिर अगर ऑक्सीजन एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या होगा, जैसे कि अब हम ये देख लेते हैं नंबर 2 पे हम इसको पढ़ लेते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा, ईस्ट जैसे कि हम ईस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ईस्ट एक फंगई है। ओके, तो ये क्या बनाएगा, पायरूवेट को तोड़ के इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। इसकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी बनेगी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का लैक है, कमी है, तो क्या होगा, जैसे कि मसल सेल में कभी कभी ऐसा हो जाता है जब बहुत ज़्यादा रनिंग, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस टाइम पे बॉडी क्या करता है, ये पायरूवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करने के ना करने के बाद
बजाय वो रिलीज़ करता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म, किस तरह से हम इनहेल करते हैं और किस तरह से हम एक्सहेल करते हैं। जब इनहेलेशन मतलब सांस लेना, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, रिब्स मूव अप। जो रिब्स होती है बॉडी पे, जो रिब्स होती है वो क्या होती है, अपर साइड मूव करती है। ओके, इस तरह से अपर साइड वो लिफ्ट हो जाती है। और जो नीचे डायफ्राम रहता है, ये डोम शेप का डायफ्राम रहता है और ये क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। इस तरह से ये फ्लैटन हो जाता है। ओके, इससे क्या होता है कि जो चेस्ट का ओवरऑल जो कैविटी है वो बढ़ जाता है, एक्सपांड हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है, ऑक्सीजन है, इजीली एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर आ जाता है। वो लिखा है रिब्स मूव अप, डायफ्राम फ्लैटन्स, रिब्स मूव कर देता है, डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो जाती है, पुलिंग एयर इनटू द लंग्स, और एयर जो है वो लंग्स के अंदर आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन हम देख लेते हैं कि क्या होता है। एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो रिब्स जो है वो फिर से नॉर्मल अपने पोजीशन पे आ जाएगी, मूव डाउन, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, जो ये डायफ्राम फ्लैटन हुआ था ये फिर से रिलैक्स अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, डोम शेप पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी हो जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। पहले हमने देखा कि इनहेलेशन में वो एक्सपांड हो गई थी, और एक्सहेलेशन में हम देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स, और जो भी एयर लंग्स के अंदर है वो बाहर चला जाएगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हमने देख लिया कि मैकेनिज्म